स्मॉल होती है। NaCl में भी जो है Na कैपिटल नहीं होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें भी है, ये NaCl ऐसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जो समाप्त करता है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। टायलिन एंजाइम की क्रिया को समाप्त किससे होती है? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? रेनिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोजन के ऑक्सीकरण के दौरान क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पाइरुविक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ग्लाइकोजन के जब ऑक्सीकरण करते तो क्या बनती है? सल्फ्यूरिक। नाइट्रिक अम्ल। पाइरुविक एसिड। पाइरुविक अम्ल। छोटी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? फंडस, जेजुनम, ड्यूडेनियम या इलियम? फंडस। छोटी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? इलियम। जेजुनम बोलते हैं शायद, जेजुनम, ड्यूडेनियम। सी है सर, सी। ऑप्शन सी। ड्यूडेनियम। छोटी आंत के मध्य भाग को क्या बोलते हैं? जेजुनम। जेजुनम। छोटी आंत के मध्य भाग को इलियम ही बचा सर, इलियम मध्य भाग। तो छोटी- ऊपर और नीचे वाले क्वेश्चन सेम है। हाँ, छोटी हाँ, आंत के मध्य भाग, छोटी आंत के मध्य हाँ भाग। जी, हाँ रिपीट हो गया। छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम, ड्यूडेनियम, फंडस या जेजुनम? इलियम। इलियम। छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वो वाल्व जिससे होकर भोजन आमाशय से ग्रहणी तक जाता है क्या बोलते हैं? फंडस, म्यूकोसा, पाइलोरिक या इलियोसिकल? पाइलोरिक। बहुत अच्छे। वह छोटी आंत में बाहरी सिरमी परत बनी होती है किसके? ऑप्शन ए है पेरिटोनियम से, ऑप्शन बी है मीजेंट्री से, ऑप्शन सी है ब्रूनर से, ऑप्शन डी है मिसनर से। पेरिटोनियम से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अवशोषण का संबंध किससे होती है? आंत्र अंकुर से या बुघ्न से या काय से या इनमें से कोई नहीं? आंत्र अंकुर से। सर काय से। आंत्र अंकुर से। अगला क्वेश्चन, पित्ताशय में होती है क्या होती है? पेरिटोनियल परत या मध्यपेशीय परत या श्लेष्मिक कला परत, ये सारे? सारे। वेरी गुड। साधारण शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है सुक्रोज होना चाहिए, सुक्रोज नहीं होता, सुक्रोज होता है। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या इरप्सिन? माल्टोज सर। साधारण शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है कौन? सुक्रोज। गुड। एग्जाम में ना मैं जाऊंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, वहां पे कर लेना, ठीक है? दुग्ध शर्करा एवं लैक्टोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदलता है कौन? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या इरप्सिन? लैक्टोज। लैक्टोज। अगर भूल जाते तो लैक्टोजन याद रखना, लैक्टोजन इसी से बनी है, एग्जाम में भूलती हो तो। पित्तीय तंत्र का भाग क्या होती है? पित्ताशय, यकृतीय वाहिका, उभय पित्त वाहिका या सारे? सभी। सारे। बहुत ही अच्छे। माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है कौन? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या इरप्सिन? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है माल्टेज। अगला क्वेश्चन, सर ये पित्तीय तंत्र मींस एक्सक्रीटरी सिस्टम। पित्त जो होती है ना, उसका जो पूरा सिस्टम होता है, मतलब जहाँ पे पित्त से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती है,
जैसे बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर से आपका सब चीज़ें Okay, करती है okay, सब चीज़ें। ओके, पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में बदलता है कौन? सुक्रेज, लैक्टोज, माल्टोज या एरिप्सिन। इरेप्सिन। गुड थिंग। बहुत अच्छे, एनाटॉमी सबका अच्छी है, बहुत अच्छी है तो बहुत एनाटॉमी। गलती इतने में से 2 सवाल के आंसर दिए। कोई बात नहीं बेटा, वो करते करते सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, जल का अवशोषण एवं डिहाइड्रेशन से तुम्हारा इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, तुम गलत बता रही है, इसमें बस दिक्कत ये है कि तुम क्वेश्चन को पूरा पढ़ने के बाद बताओ, बहुत काफ़ी अच्छा कर लोगे। जल का अवशोषण एवं डिहाइड्रेशन से बचाव में सहयोगी क्या होती है? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये में से कोई नहीं। बढ़िया। वेरी गुड, आप जानती हो बढ़िया। वो उसको एब्जॉर्ब करता है पानी को, और उसको अच्छे से मतलब पढ़े होगे आपने, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। लैंगरहंस की दीपिका स्रावित करती है इंसुलिन, लाइपेज, एमाइलेज या ट्रिप्सिनोजन। इंसुलिन। इंसुलिन। लैंगरहंस की दीपिका क्या करती है? इंसुलिन का साबित करती है। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड। अग्नाशय कार्य करता है पाचन हेतु, अंतःस्रावन हेतु, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों। दोनों। यकृत किस आवरण से ढका होता है? एम्पुला ऑफ वाटर, ग्लीसन्स कैप्सूल, एसिनाई या लैंगरहंस की दीपिका। एम्यूला ऑफ या एम्यूला ऑफ सर बी। बी होगा, मतलब बी। यस। ग्लिसस आपका जो होती है कैप्सूल, इसको यकृत का आवरण से ढका रहता है। यकृत के कार्य क्या होती है? संग्रही, श्रावी, चयापचयी या ये सारे? सभी। और यकृत पता है 500 के करीब वर्क करती है आपका यकृत, और यकृत ऐसा है जो खुद को खुद ही रिपेयर कर सकता है, और इसीलिए जो लोग जब अल्कोहल इत्यादि लेने के बाद वो डैमेज तो होता है लेकिन रिपेयर भी करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर कोई ले लेगा तो जाकर के उसके फिर ज़्यादा डैमेज हो जाती है, लेकिन नहीं तो फिर खुद का रिपेयरिंग खुद कर भी लेता है। पित्त लवण उत्पन्न होते हैं कोलेस्ट्रॉल से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या सारे? कोलेस्ट्रॉल। बहुत अच्छा। उत्सर्जी अंग होते हैं गुर्दा, त्वचा, फेफड़ा, ये सारे? ऑल ऑफ द सभी। ऑल ऑफ द बिल्कुल। वृक्क का कार्य क्या होती है? मूत्र का निर्माण, यूरिया का उत्सर्जन, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन करना, ये सारे? सभी। सभी। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में नहीं होता एसिड उत्सर्जन, निस्यंदन, पुनरावशोषण या श्रावण? एसिड उत्सर्जन नहीं होता। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन का कार्य क्या होती है? मूत्र का निष्कासन, मूत्र निर्माण, मूत्र का आगे भेजना, या इनमें से कोई नहीं? नहीं, मूत्र का निर्माण करता है, बनाता है। निष्कासन नहीं करता है, बनाता है, मूत्र निर्माण करता है नेफ्रॉन। हाँ नेफ्रॉन, ठीक है सर, नेफ्रॉन। इसी के लिए तो उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं ना। पूरा जो किडनी का जो आपका जो वो पूरा 10 लाख के करीब उससे मतलब अराउंड आपका रहती है। नेफ्रॉन का भाग होता है बोमेन संपुट, वक्कीय नलिका, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सर दोनों। बिल्कुल। इस सेक्शन को मैं इंग्लिश में भी कर दूंगा क्योंकि कुछ लोगों का हिंदी में करने के लिए बताते जी सर, थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा टफ जा रहा है ये। हाँ नहीं, कोई नहीं, कुछ लोगों के लिए हिंदी बहुत कंफर्टेबल है, तो मैं अभी हिंदी में कर रहा हूँ। इसके बाद एक मैं और सीरीज बनाऊंगा जिसमें खाली जो ये पार्ट है एनाटॉमी और आपका जो साइकोलॉजी का पार्ट, वो खाली इंग्लिश में करा दूंगा कम्प्लीटली। ऐसे एक सीरीज है, पूरा इंग्लिश में करा दूंगा जिसको जैसे कंफर्ट होगा, क्योंकि अगर मैं खाली इसको इंग्लिश में कराऊंगा तो कुछ लोगों के लिए बहुत दिक्कत होगा, उनको हिंदी में चाहिए होता है, तो मैं दोनों में करा दूंगा ये पार्ट। कोई बात नहीं, हिंदी इट्स ओके, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हेनले का लूप होता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या वृक्कीय नलिका में? डी। बहुत अच्छा। वक्कीय नलिका में। अगला क्वेश्चन, संग्राही नलिकाएं मिलकर बनाती है
बोमेन संपुट, नेफ्रॉन, डक्ट ऑफ बेलिनी या हैनले का लूप? लूप ऑफ हैंडले। डक्ट ऑफ बेलिनी, संग्रही नलिका। Duct of Bernoulli. मूत्र का संग्रहण करता है यूरेटर्स या वृक्क या नेफ्रॉन या बोमेन संपुट? Uretus. वेरी गुड। वृक्क होगा। स्त्रियों में यूरेथ्रा की लंबाई लगभग कितनी होती है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। कितने? 4 सेंटीमीटर लगभग। पुरुषों में यूरेथ्रा की लंबाई लगभग कितनी होती है? बताओ। बस 10 पुरुषों में लगभग उसका 20 पाई गई है। अगला क्वेश्चन, पुरुषों के यूरेथ्रा में होता है क्या? प्रोस्टेटिक भाग, झिल्लीमय भाग, स्पंजी भाग या ये सारे? सारी बिल्कुल। मूत्र में जल का भाग लगभग कितना परसेंट होता है? 90%, 95%, 96% या 98%? 90%। हाँ, 90% हम यहाँ दे रहे हैं कि, लेकिन इसमें कई तरह से आपका विभेद मुझे भी कई बुक में अलग अलग मिली है। किसी बुक में मुझे मिली थी 95% लिखा हुआ था और 2.5% आपका टॉक्सिन्स था और 2.5% दूसरे चीज़ थे। तो अबाउट हम 90% लेकर चलते हैं, लेकिन बुक टू बुक क्या वेरी करता है, इसका जो ऑप्शंस होती है वेरी करता है थोड़ा सा। अगर हम बुक चेंज कर देते हैं तो कई जगह पे थोड़ा सा अलग अलग आती है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 90% माने जाते हैं। ज़्यादातर बुक में 90% ही है, लेकिन कुछ जगह पे मैंने देखा है कि 95% भी बताते हैं वो। तो यहाँ पे हम 90% ले लेते हैं। मूत्र में उपस्थित होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप बुक चेंज करोगे तो उसमें आपका सेम ही ऑप्शन में आंसर अलग अलग होते हैं, बहुत मतलब बहुत क्लोज होते हैं इसमें। मूत्र में उपस्थित होता है यूरिया, क्रिएटिनिन या अकार्बनिक पदार्थ या ये सारे? सभी। बहुत अच्छे। नहीं, सारे होते हैं। अगला क्वेश्चन, मधुमेह के होने से मूत्र से निष्कासित क्या होता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, पित्त या कास्ट? ग्लूकोज। एक्सेलेंट। अगला क्वेश्चन, पुरुष प्रजननांग मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम जो होती है इसमें प्रजननांग नहीं है, डिंब ग्रंथि, अधिवृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि या शिश्न? ये फीमेल पार्ट होता है। प्रोटेस्ट करते सर। नहीं है, पूछा है ना। ओके सर, ओके। पुरुषों में एक नहीं होता है ना। जायगोट का संबंध किससे होती है? प्रजनन तंत्र से, पाचन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से या पेशी तंत्र से? प्रजनन तंत्र से। बिल्कुल। फेलोपियन ट्यूब का संबंध किससे होती है? पाचन तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से, प्रजनन तंत्र से या? बिल्कुल सर, प्रजनन तंत्र। ठीक। बिल्कुल। महिलाओं में कौन सा प्रजननांग नहीं होता? वृषण, फेलोपियन ट्यूब, गर्भाशय या अंडाशय? ऑप्शन ए वृषण। वृषण, ये मेल पार्ट होती है। पुरुष का संबंध नहीं है शुक्राणु से, वृषण से, गर्भाशय से, शुक्र से? गर्भाशय से। बिल्कुल। तंत्रिका तंत्र बनता है न्यूरॉन से, तंत्रिका तंतुओं से, न्यूरोग्लिया से या ये सारे? वेरी गुड। आप लोग का आंटा भी बहुत अच्छा है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क या सुषुम्ना या मस्तिष्क एवं सुषुम्ना या तंत्रिका? वेरी गुड। सेंट्रल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या होती है? सेरिब्रम, हिंडब्रेम, सेरिबेलम या मेडुला ऑब्लिंगेटा? नहीं, सेरिबेलम। केंद्रीय तंत्रिका का सबसे बड़ा भाग होती है सेरिब्रम होती है। अच्छे से पढ़ना, यह हम इसका क्लास लेंगे तब ज्वाइन करना। बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें। सेरिब्रम क्या काम करता है, हिंडब्रेम क्या करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा का संबंध आपका हार्ट वगैरह से कैसे होता है, बहुत डिटेल बहुत अच्छी है।
सेरिब्रम और सेरिबेलम हम जब इसका संबंध अभी तो हम बस थोड़ा सा बता रहे हैं आपको, इसका बहुत बड़ी डिस्कशन है कि योग के साथ तो बहुत ही बड़ा है। आप जब कोई इंसान अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह या चुगली करना या ईर्ष्या करना ये सब जब करते हैं तो उनके इन सब में बहुत इफेक्ट पड़ता है। उसका इंसान का खुद का पड़ता है, बाकी का नहीं पड़ता कि जिसके बारे में करता है। इसके बहुत से आपका रिसर्च हुई है और आप जानोगे कि जो सेरिब्रम इत्यादि जो होती है कि कितना इम्पोर्टेंट काम करता है। और इसलिए हम देखते भी हैं कि जिन लोगों का नेचर इस तरह का होते हैं, मतलब ऐसे जो, इसलिए हर हमारे जितने भी पूजा पाठ इत्यादि होती है, कई जगह तो मैंने देखा है कि उसमें लिखा होता है साफ साफ कि आप चुगली या दूसरे का निंदा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से जब मैंने न्यूरो साइंस में जब हम इसको पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ऐसा करने से जब आप दोनों को एक साथ पढ़ोगे, कि न्यूरो साइंस को पढ़ोगे साथ साथ आप इसको जब मतलब ब्रेन के पूरा चीज़ को पढ़ोगे, साथ साथ आप योग को पढ़ोगे, तब आपको पता चलता है कि इसमें कितनी ज़्यादा डैमेज होती है। और इसीलिए जो लोग इसमें ज़्यादा मन से करते हैं या बाहर करते हैं, उनका जब 60+ एज होती है तो उनका बहुत सारा ट्रबल होती है। उनका जैसे मेमोरी लॉस से लेकर के बहुत सारी चीज़ें होती है। जबकि एजेड होने से मेमोरी लॉस होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप देखो कितने बड़े बड़े पदों पे जो लोग, बड़े बड़े देश में जो जितने प्रधानमंत्री हैं या जितने आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज इत्यादि है, जो या साइंटिस्ट वगैरह है, उनका एज कितनी होती है? बहुत एज होती है, सबका 60+ ही होती है। तो सबको तो ऐसा नहीं होते। अगर होता तो फिर वो अपने इतने बड़े बड़े काम कैसे करते हैं? हम अपने जीवन को कैसे, किस तरह से हम शुरू से हम अपने जीवन शैली कैसे रखे हैं, या हमारा चिंतन शैली, एक्चुअली जीवन शैली से ज़्यादा है चिंतन शैली कैसे रखे हैं, इस पर सब चीज़ें आपका डिपेंड करता है। कभी हम जब एनाटॉमी की क्लास करेंगे, खासकर जब हम पूरा आपका ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जब समझाएंगे सब चीज़ों को, तब बताऊंगा कि इसके अंदर किस तरह के शोध हुई है। रिसर्च पेपर भी बहुत सारा मेरे पास है, इसमें बताता है कि क्यों ऐसा होना चाहिए। हम तो खाली बोल देते हैं कि भाई ऐसा निंदा नहीं करना चाहिए, चुगली नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन करना क्यों नहीं चाहिए, वैसे आपको पता चलेगा कि इसका अगर हम बुराई करेंगे तो हमारा ही जो है ये सेरिब्रम इत्यादि पे असर पड़ेगा, किसी और का नहीं पड़ेगा। और ये क्या करता है, हमारे कैपेबिलिटी को बहुत कम कर देता है। ये सारा चीज़ आप पढ़ेंगे जब हम इसका डिटेल जब क्लास करेंगे। तो अभी हम MCQ से खाली टेस्ट कर रहे हैं। सेरिब्रम के दाहिने एवं बाएं गोलार्ध को जोड़ता है कौन? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम या फ्रंटल लोब? कार्पस कैलोसम। बिल्कुल सही। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब कुछ पढ़ाई तो करनी है, नेट तो निकालनी है, लेकिन आधे घंटे समय इसको दो। आधे घंटे समय या तो गीता पढ़ो। गीता सबसे पढ़ना सबसे अच्छी बात है। गीता एक ऐसा ऑरा डेवलप होती है, जब करोगे तो आपको समझ जाएगा। ऐसा ऑरा डेवलप होती है कि बाहर के चीज़ जो जैसा भी होता है, आपके अंदर एक स्पिरिचुअल शक्ति अपने आप बनती है। करके देखना कभी, जो भी चैप्टर आपको खाली अनुवाद खाली पढ़ लो। गूगल में आकर आपका लिंक सेंड कर दूंगा, एक ऐप आती है, उसको डाउनलोड कर लो। 10 मिनट लगती है पढ़ने के लिए, खाली पढ़ के देखना रोज। और कुछ टाइम बाद देखना कि आपके जीवन में कैसे चेंजेस आती है। खाली भक्ति से खाली पढ़ के देखना, हिंदी अनुवाद ही खाली पढ़ लेना। सेरिब्रम के दाहिने अर्ध गोलार्ध द्वारा नियंत्रित होता है क्या? शरीर का बायां भाग, शरीर का दायां भाग, शरीर के दोनों भाग, या इनमें से कोई नहीं? दोनों भाग। सर शरीर के दोनों भाग। बिल्कुल, शरीर के दोनों भाग। अगला क्वेश्चन, सेरिब्रम का संबंध किससे होती है? इच्छा से। देखो जब बात कर रहे थे इसमें आ भी गया। सेरिब्रम का संबंध किससे होती है? इच्छा से, बुद्धि से, आवेश से, ये सारे तीनों सभी। आप जो मैं बात कर रहा था, देखो आया ना कि जैसा आप डिजायर करोगे, अगर आप नेगेटिव डिजायर करते हो, या अगर किसी को अगर निंदा चुगली से मजा मिलता है, जिससे कोई खुशी मिलती है, तो वो जितना ज्यादा करेगा उसको वो उतना ज्यादा डैमेज होगा सेरिब्रम। और उस समय क्या होगा, उसका बुद्धि से, इच्छा से, आवेश से, जो आपका जो इमोशंस इत्यादि में कितने ज़्यादा असर पड़ता है। और वही वाइब्रेशन जब किसी उसके अपने जो जिससे बात करेंगे उसके ऊपर जाएगा, तो उसका भी बहुत असर आपका उसमें भी एक इम्पैक्ट पड़ता है। इन सब का बहुत ज़्यादा कनेक्शंस होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि इसीलिए हमारे ग्रंथों में कितनी बड़ी बात बताई गई है, कितना साइंटिफिक बात बताई गई है सब चीज़ों को। स्मरण शक्ति का संबंध होती है सेरिब्रम से, मिड ब्रेन से, हिंड ब्रेन से, या थैलेमस से? सेरिब्रम से। तो बताओ, अगर लगातार अगर जीवन में अगर ऐसे अगर कोई करेगा, चुगली निंदा करेगा, उसका सेरिब्रम अगर अफेक्टेड होगा, तो बुढ़ापा आता है तो उनका फिर मेमोरी लॉस नहीं हो जाएगा? हो ही जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो उसका क्यों होगा? इसीलिए योग प्राणायाम की ज़रूरत होती है।
शुरू से एकदम बचपन से सीखना चाहिए। मैं इस बात को महसूस करता हूँ क्योंकि मुझे बचपन से सीखने का पूरा मौका उसी परिवेश में मेरा पूरा परवरिश हुआ। तो मुझे इतनी फ़ायदा हुआ उसको मैं समझा नहीं सकता। मैं अपने माता पिता का इतनी ज़्यादा शुक्रगुजार रहता हूँ हमेशा कि मुझे उन्होंने इस तरह से दिया। और ये कहता हूँ कि हर कोई दे अपने बच्चों को जिस भी एज पे अब हो शुरू कर देना, उसका फल आपको ही मिलेगा और ख़ुद को भी करना चाहिए। थैलेमस का संबंध किस क्रिया से होता है? संवेदी आवेगों का वर्गीकरण, संवेदना, आवेग या स्मरण शक्ति। संवेदी आवेगों का वर्गीकरण। वेरी वेरी गुड। संवेदी आवेगों को कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया या कार्पस कोलोसम। थैलेमस। नहीं, थैलेमस। थैलेमस। इसके बारे में बात करेंगे, थैलेमस हाइपोथैलेमस जब बात करेंगे आप लोग देखोगे उस समय जान पाओगे कि क्यों। खाली मैं पूरा साइंटिफिकली समझाऊंगा आप लोगों को जब इसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें ये हम खोज पाए हैं, इसका हम समझ पाए हैं क्यों जो पूर्ण समर्पण या जो आपका जो बड़ा भक्त जो होते हैं उनसे गलतियां नहीं होती है। गलतियां जो ज्ञानी होते हैं उनसे भी गलतियां होती है अगर इतिहास को हम देखेंगे तो। क्योंकि उस समय जो है इसका संबंध होती है आपका जो आपका थैलेमस हाइपोथैलेमस इन सब के साथ संबंध होती है। इसमें से एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि जब डिज़ायर बहुत हावी होता है तो हमारे जो विवेक को ब्लॉक कर देता है और खाली उस डिज़ायर की तरफ फोकस कर देता है। जब डिज़ायर के तरफ हमें जैसे लोभ हो गया या काम हो गया या वासना हो गया या कुछ भी क्रोध हो गया, जो भी इसका अगर कोई हावी होगा तो उस समय जो विवेक होता है विवेक को ब्लॉक कर देता है। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी से भी बहुत बड़े बड़े आपका अपराध हो जाती है। लेकिन जैसे ही डिज़ायर ख़त्म हो जाती है तो वो ब्लॉकेज खुल जाती है, फिर वो पश्चाताप करता है कि हम ऐसा क्यों किए। सच में होता है। लेकिन जो पराभक्ति में होते हैं, जो हमेशा उन पर समर्पित रहते हैं और जो प्रभु के प्रति हमेशा मतलब जैसा संत कहते हैं मतलब रोते हैं सुदामा की तरह, तो उनका संबंध जो होती है सुषुम्ना के साथ हो जाती है। सुषुम्ना के साथ जब होती है तो ब्रेन बीच में आता ही नहीं, तब ये सब चीज़ें जो मैकेनिज्म ही पूरा चेंज हो जाती है। इसीलिए उनका जो है कभी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी नहीं सुना होगा कि जो आपका जो परम इस तरह के जो संत है उनसे कोई गलती होते हुए कहीं नहीं पढ़ा होगा। बाकी जो क्योंकि उनका विवेक को ब्लॉक कोई कर ही नहीं सकता। आप रामायण में एक जगह आते हैं, रामायण को पढ़ना, रामायण में इतनी सारे चीज़ें हैं ना, इतने सारे चीज़ें हैं ना कि आपके जीवन के हर समस्या का समाधान जैसे ऐसे लगे महसूस होगा कि समस्या जैसे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं आपके सामने। कि एक बार देवताओं ने ये कोशिश किए थे कि भारत का बुद्धि का भ्रष्ट किया जाए। तो जिनके पास ये डिपार्टमेंट होता है बुद्धि का संचालन का, उन्होंने खुद हाथ जोड़ के बोले कि मैं दुनिया का बदल सकता हूँ लेकिन भारत को नहीं, क्योंकि पाप उसके 10 कोस दूर से भी मतलब उसको प्रवेश नहीं कर सकता। वास्तव में क्या है आप देखो कि हनुमान चालीसा में क्या बोला गया, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। लक्ष्मण सम भाई नहीं बोले हैं, क्योंकि वो एक ऐसा स्थिति होती है जिनका अगर आप इसको फिर विज्ञान के एंगल से देखोगे अगर और अगर नाड़ी के एंगल से देखोगे तो सुषुम्ना के साथ जब कनेक्ट होती है तो बीच पे ये ब्रेन का पार्ट आता ही नहीं है। इसलिए ऐसे भक्त से कभी कोई गलती नहीं होती है। इसलिए आप यहाँ से आपका शुरू होती है असली रिसर्च। जब बात करते हो कि रिसर्च करने के लिए, शोध करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, तब आप इन सब के साथ जोड़ पाते हो। और ये जो वर्क करके आप किसी जब रिजल्ट निकाल के जब पब्लिश करते हो, जब करोगे अगर, तो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होगी कि योग किस तरह से विज्ञान के साथ मिलकर काम करता है। विज्ञान तो खैर योग है ही, लेकिन आज के लोगों को समझाने के लिए आज के लोगों की टर्मिनोलॉजी में साथ बात कर जैसा कि हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये सब क्या है, मॉडर्न साइंस की टर्मिनोलॉजी है। बात यही सब बातें अलग अलग शब्दों से हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन इन टर्म्स के साथ अगर मिला करके आप शोध करते हो या अपना कंटेंट को डेवलप करते हो या इसके साथ एक्सप्लेन करते हो तो पूरा दुनिया आपके सामने जो है मतलब उस पर दुनिया का पूरा भला होता है। अगला क्वेश्चन, समस्थिति का संबंध किससे होती है? होम्योस्टैटिस इसे कहते हैं। हाइपोथैलेमस, थैलेमस, बेसल गैंग्लिया या कार्पस कोलोसम।
हाइपोथैलेमस समस्थिति का संबंध किसके साथ होती है आपका? हाइपोथैलेमस फिर से सोचिए किस में होगा? सर हाइपोथैलेमस में ही होगा ना। समस्थिति का जो संबंध होती है उसका बेसल गुगुलियस के साथ शब्दित होती है इसके साथ। जो आपका जो होम्योस्टैटिस जो होती है इसका संबंध आपका आपका गैंग्लिया के साथ भी तो होती है। ये तो सुना ही नहीं है सर। इसके साथ भी आपका जो है आपका होम्योस्टैटिस के साथ संबंध होती है। जो इसका एक्चुअली इसके साथ थोड़ा ज़्यादा ही लगती है इसके कंटेंट, मतलब अगर वेटेज अगर किसी एक को चुनना होगा तो। अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य संपन्न होती है हाइपोथैलेमस द्वारा, पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हिंड ब्रेन का भाग क्या होती है? पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, अनुमस्तिष्क, ये सारे? यस, सारे। वेरी गुड। मस्तिष्क का स्तंभ यानी ब्रेन स्टेम जो होती है उसका निचला भाग क्या होती है? मेडुला ऑब्लिंगेटा, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या बेसल गैंग्लिया? मेडुला ऑब्लिंगेटा। एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, यस, मस्तिष्क का आवरण की झिल्ली क्या होती है? ड्यूरा मैटर, एराक्वानाइड मैटर, पाया मैटर या ये सारे? सभी सारे। एग्जैक्टली। एनाटॉमी सबका अच्छी है, बहुत अच्छी है। थैलेमस भाग होती है सेरेब्रम, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या सेरिबेलम? थैलेमस, मिड ब्रेन, सेरेब्रम। सेरेब्रम। थैलेमस भाग क्या होती है? सेरेब्रम होती है। ग्रे मैटर कहा जाता है, किसको कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को या कॉपर्स कैलोसम को या न्यूरोग्लिया को या सेरिबेलम फिशर को? न्यूरोग्लिया। ग्रे मैटर किसे कहते हैं? सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। सेरिब्रम से नियंत्रित होता है किस क्या? बुद्धि, इच्छा, स्मरण शक्ति, ये सारे? सभी। वाइट मैटर होता है सेरिब्रम में, मिड ब्रेन में, हिंड ब्रेन में, मेडुला ऑब्लिंगेटा में? मिड ब्रेन। वाइट मैटर होता है सेरिब्रम में। अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं, बहुत जल्दी हम इन सब क्लासेस को भी लॉन्च करेंगे। एनाटॉमी पूरा बहुत बहुत अलग अलग तरह से रेडी रहना। दिसंबर एग्जाम्स के लिए जो सारे बैच होंगे, ये जो क्लासेस होंगे उसमें बहुत सारा ये सब चीज़ें एक एक करके चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा सारा। सेरिब्रोसापाइनल जो लिक्विड होती है वो कहाँ होती है? स्वच्छ या रंगहीन या प्लाज्मा से मिलता जुलता या ये सारे? सर सभी। सभी होता है। अगला क्वेश्चन, सुपीरियर कोलिकुली के बीच में स्थित होती है थायमस, पिट्यूटरी, पिनियल बॉडी या थायराइड? पीनियल ग्लैंड। कोली कोली का मतलब क्या होता है सर? सुपीरियर कोलिकुलर टर्म्स होती है, पूरा की टर्म ही इंग्लिश टर्म ही है। पिनियल बॉडी होती है। पोन्स स्थित होता है सेरिबेलम के आगे, मिड ब्रेन के नीचे, मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर, ये सारे? सारे। यस। मेनिंजेस होती है ड्यूरा मैटर, एरक्वाइनाइड मैटर, पाया मैटर या सारे? सारे। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध क्या किससे होती है? सुषुम्ना से, परिधीय तंत्रिका तंत्र से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से या इनमें से कोई नहीं? सुषुम्ना से।
प्रतिवर्ती क्रिया सुषुम्ना से होती है और क्या होती है? ऑटोनॉमिक स्वायत्त तंत्रिका। हाँ, संबंध किससे होती है? एक्चुअली सुषुम्ना से भी होती है, गलत पूरा नहीं है, लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का रखा अगर ऑप्शन में होगा तो ज़्यादा आपका वेटेज होगा इसका। इसलिए सारा ऑप्शन को पढ़ने के बाद आंसर देना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है पार्शियल दूसरा आंसर भी सही होता है, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि स्वायत्त ये ऑटोनोमस होती है ना, तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ज़्यादा आपका संभव है। ऐसा तो सुषुम्ना के साथ भी संबंध इसका होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जिसको कहते हैं हम लोग। प्रेरक तंत्रिकाएं होती है सोमैटिक, ऑटोनोमिक, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों बिल्कुल। अनुकंपी एवं परानुकंपी सुषुम्ना के प्रकार, अनुकंपी परानुकंपी प्रकार होती है सुषुम्ना के, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, परिधीय तंत्रिका तंत्र के उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम नहीं, अनुकंपी परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की होती है, अनुकंपी और परानुकंपी। अगला क्वेश्चन हम इंग्लिश में भी करेंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को बहुत दिक्कत होती है हिंदी में, लेकिन अब कुछ लोगों को इंग्लिश में भी दिक्कत होती है, तो मैं इसलिए अभी हिंदी में कर रहा हूँ, फिर हम इसको इंग्लिश में कर देंगे। अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का संतुलन क्या कहलाता है? समस्थिति, रक्त स्तंभन, स्थिरता या संतुलन? समस्थिति, संतुलन भी हो सकता है। अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सर संतुलन। हाँ, रक्त स्तंभन। सुषुम्ना किस तंत्र का भाग होता है? तंत्रिका, अस्थि, पेशी या अंतःस्रावी? नहीं सर, आपने गलत उस पे लगाया है, उस पे ऊपर वाले पे लगेगा, उसमें नीचे भी है ऊपर भी। अच्छा, एक सेकंड। रक्त स्तंभ। जब सभी शरीर तंत्र यथोचित कार्य करते हैं वह स्थिति क्या कहलाता है? समस्थिति या हाँ। जब शरीर तंत्र यथोचित कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं समस्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुषुम्ना किस तंत्र का भाग है? तंत्रिका, अस्थि या पेशी या अंतःस्रावी? तंत्रिका। एग्जैक्टली, बहुत मैक्सिमम आंसर आप तो सही देते हो, वेरी वेरी गुड। वयस्कों की सुषुम्ना की लंबाई कितनी होती है? लगभग 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर या 46 सेंटीमीटर? 45 सेंटीमीटर। सबको आता है, वेरी वेरी गुड। हमारे बैच तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बैच है। 40 से 45 सेंटीमीटर। वयस्कों की सुषुम्ना की लंबाई लगभग कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर। कितने क्लोज आंसर देखो, 45 भी है, 46 भी है। सुषुम्ना के द्वारा मस्तिष्क में संवेदन का स्रोत होता है त्वचा, टेंडस, पेशी, ये सारे यहाँ सही है, लेकिन हमेशा सारे सही नहीं होते, लेकिन यहाँ सही है। मैं देखता हूँ जहाँ पे हमेशा उपयोग तो सारे रहता है, अक्सर हम लोग उसी में चले जाते हैं, लेकिन होता भी है सही। लेकिन कुटेनियस रिसेप्टर मस्तिष्क तक संवेदना ले जाती है, सर्दी की, गर्मी की, प्रेशर की, मतलब दबाव की, ये सारे बिल्कुल सही। परिसरीय तंत्रिका तंत्र का भाग है कपालीय तंत्रिकाएं, स्पाइनल तंत्रिकाएं, उपयुक्त तो दोनों, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त दोनों जी सर। कपालीय तंत्रिका, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब आपका नेट पे भी पूछा गया और कई जगह पूछा गया है। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है। कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 21 जोड़ी, 23 जोड़ी?
12 जोड़ी। वाह, जोड़ी। एक्सीलेंट, बहुत pairs। अच्छे, बहुत ही अच्छे, सबको आता है, वेरी वेरी गुड। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 21 जोड़ी, 23 जोड़ी, 31 जोड़ी, 33 जोड़ी? 31 जोड़ी। बहुत अच्छे। 33। अच्छा 33 31। नहीं, 31 होता है। जी जी जी। कपालीय तंत्रिकाएं होती है संवेदी, प्रेरक, मिश्रित या उपयुक्त सभी? सभी सभी। एक्सीलेंट, सबको आता है। गैंग्लिया है तंत्रिका कोशिका, कोशिका अंगक, पेशी या अस्थि? ए। गैंग्लिया क्या होती है आपका? सोमेटिक तंत्रिका पार्टिसिपेटिव। कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध होती है सुषुम्ना से, परिधीय तंत्रिका तंत्र से, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से, उपयुक्त में से कोई नहीं? सी। बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, प्रेरक तंत्रिकाएं होती है सोमैटिक, ऑटोनॉमिक, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? दोनों। एग्जैक्टली। अनुकंपी एवं परानुकंपी के प्रकार होती है सुषुम्ना के, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के, परिधीय तंत्रिका तंत्र के, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी। राइट, करेक्ट। अनुकंपी एवं परानुकंपी प्रकार किसके होती है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की होती है। अगला क्वेश्चन, अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र का संतुलन क्या कहलाता है? समस्थिति, रक्तस्तंभन, स्थिरता या संतुलन? ये रिपीट हुआ ना सर, रक्त स्तंभन। रिपीट तब होती जब कई जगह एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें कलेक्ट करते समय समय रिपीट हो जाती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सारे एग्जाम्स का क्वेश्चन आपका इसमें है, जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं लगभग सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं एक साथ। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, थायराइड या पिट्यूटरी? लीवर, यकृत। शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथियों क्या होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। ये अंतःस्रावी तंत्र का क्वेश्चन सर है, यकृत। वसीय अम्ल का ऑक्सीकरण करता है कौन? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पिट्यूटरी? यकृत। थायराइड, हाइपरथायराइडिज्म होता है। हाइपरथायराइडिज्म क्या होता है? चिड़चिड़ापन, कमजोरी, सांस फूलना, ये सारे सभी। थायराइड में आपका एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा काम करता है, कभी बता दूंगा। उसमें आपको आपके हाथ में कुछ पॉइंट्स होते हैं, उससे आपका थायराइड बहुत अच्छा ठीक हो जाती है। हाइपरथायराइड में थायराइड ग्रंथि होती है निष्क्रिय, न्यून क्रियाशील, अति क्रियाशील या अप्रभावी? अति क्रियाशील। अगला क्वेश्चन, प्रसव एवं उसके उपरांत दुग्ध निर्माण में सहयोगी? सर टिक ऊपर लगाना था, ऊपर वाले आंसर में। दोनों भी एक ही है। हाँ मतलब हाँ सेम ही है सर। हाँ, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रसव एवं उसके उपरांत दुग्ध निर्माण में सहयोगी हार्मोन कौन सी होती है? ऑक्सीटोसिन या पैराथार्मोन या कॉर्टिसोल या एपिनेफ्रिन? जी, प्रसव के उपरांत ये दुग्ध निर्माण के लिए, और इसी ऑक्सीटोसिन का ये तो कुदरती होता है, लेकिन जो दुरुपयोग करते हैं तो पक्ष आपका जो पेड़ पौधे में या जो कुछ जानवर में लगा करके या किसी एनिमल में लगा करके कि ज़्यादा दूध मिल जाए, इसका जो करते हैं ये दुरुपयोग होता है, जो बहुत मतलब उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। कुशिंग रोग किसकी कमी से होता है? एपिनेफ्रिन या ऑक्सीटोसिन या कार्टिकोट्रोपिन या कार्टिसोल? कार्टिकोट्रोपिन। अगला क्वेश्चन,
शरीर में द्रव्य संतुलन किस हार्मोन्स के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है आपका ल्यूटिनाइजिंग, ऑप्शन बी है प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी है कार्टिसोल, ऑप्शन डी है वैसोप्रेसिन। तो द्रव्य का संतुलन किससे होती है? वैसोप्रेसिन से होती है। शरीर में द्रव्य का संतुलन वैसोप्रेसिन से। प्रसव उपरांत दुग्ध उत्पादन कौन करता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या ल्यूटिनाइजिंग या वैसोप्रेसिन? ऑक्सीटोसिन। प्रसव उपरांत, प्रसव के बाद। ऑप्शन सी। ऑक्सीटोसिन तो होती है और कौन होता है? प्रोलैक्टिन। ऑप्शन सी। शिशु को दूधपान हेतु बाहर निकालने में सहयोगी हार्मोन्स क्या होती है? ऑक्सीटोसिन या ल्यूटिनाइजिंग या वैसोप्रेसिन या प्रोलैक्टिन? ऑक्सीटोसिन। बिल्कुल, आप इसको महसूस कर सकते हो कि जब हम गाय या भैंस के जो दूध निकालते हैं तो उसके क्या बोलते हैं उसको, थान जो होती है जहाँ से दूध निकलती है, उसमें कितनी ज़्यादा हमें ताकत लगानी पड़ती है। जो दूध दोता है उसका एक हट्टा कट्टा इंसान होता है जो उनके थान को दबा करके पूरा दूध को निकालते हैं। और सोचो जब एक शिशु जब माँ का दूध पीता है तो उसको कुछ दवा लगाना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता है, क्योंकि वो तो दवा नहीं लगा ही नहीं सकता, छोटा सा बच्चा है। तो कुदरत ने कितनी अच्छी बनाए हैं कि उसको अपने आप ही वो प्रेशर क्रिएट हो जाए और उससे दूध निकल जाए। इसलिए इस हार्मोन्स का ये ऑटोमेटिकली जब आपका जब शिशु जब जन्म होती है तो ये अपने आप एक्टिव होती है। इतनी ज़्यादा फाइन टेक्नोलॉजी मतलब ईश्वर की कुदरत की बनी हुई है। बौनेपन तथा अति, इसी को तो हम जब उपनिषद में देखते हैं ना कि देवता जब उनको जब मनुष्य योनि मिलते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही एकदम उचित शरीर है, उपनिषद में बताया गया है। अब उसके बाद अब जब एनाटॉमी को आप स्टडी करते हो तो सबसे बेहतरीन मिलती है आपका ह्यूमन एनाटॉमी, सबसे ज़्यादा। अब कैसे होता है जब हम देखेंगे, एनिमल का भी सब उसमें कंपेयर करेंगे। बौनेपन तथा अतिकायता का संबंध किससे होती है? पिट्यूटरी से या थाइमस से या एड्रिनल से या अग्र पिट्यूटरी से? अग्र पिट्यूटरी से। अग्र पिट्यूटरी। गलगंड का संबंध होती है पिट्यूटरी से, एड्रिनल से, थाइमस से या पिनियल से? पिट्यूटरी से। डायबिटीज का संबंध होती है थायराइड से, पैराथायराइड से, पैंक्रियास से, थाइमस से या पैंक्रियास से? तो क्या होते हैं? पैंक्रियास। आप जानते हैं नेचुरोपैथी में जो आपको बताते हैं इसका संबंध जिंक के साथ भी होती है। जिंक का अगर कमी हो जाती है तो भी आपको डायबिटीज में बहुत सा समस्या आती है। और नेचुरोपैथी में बताते हैं कि जो करी पत्ता होता है, करी पत्ता में जिंक बहुत मात्रा में मिलती है। तो करी पत्ता का जो उपयोग करते हैं उससे आपका जिंक, शरीर में जिंक की कमी बहुत नेचुरल तरीके से हो जाता है। और यही आप बाहर से टैबलेट लेके करोगे तो उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसका एक बहुत बड़ी कारण ही होती है क्योंकि आपका एलोपैथी में लिविंग सेल को मतलब जिंदा सेल के अंदर क्या होता है इसका स्टडी अभी तक नहीं हो पाई है। मरे हुए सेल का भी बड़ी स्टडी होती है, क्योंकि जिंदा सेल को जब भी हम स्टडी करने के लिए लेके जाते हैं लैब में उसका डेट मतलब वो मर जाता है, वो डेड हो जाता है उसका वो। तो इसलिए अगर आप इन सब नेचुरोपैथी का जान लोगे कि किस में इसका आपको कहते हैं जो आपका पूरा आपका जब आपका इसका मतलब हम कहते हैं इसको जो बॉटनी के कुछ चीज़ों को लेकर के जब आप काम करते हो तो इसके कारण भी आप जान जाते हो। इसलिए करी पत्ता जो है इतना उपयोगी होता है, काफ़ी अच्छा होता है इन सब बीमारी में। वयस्क पैंक्रियास में लगभग अग्नाशय दीपिका कितनी होती है? वयस्क पैंक्रियास में कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? सी होगा, सी। 2 लाख से 20,000, 20 लाख, सॉरी 2 लाख से 20 लाख। बिल्कुल सही है। वयस्क पैंक्रियास में लगभग अग्नाशय दीपिका की संख्या कितनी होती है? 2 लाख से लेकर के 20 लाख तक। इसका आप याद रखना है और एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछे जा चुके हैं। 2 लाख से लगभग 20 लाख, 10 गुना का आपका रेंज होती है। पैंक्रियास क्या होती है? अंतःस्रावी ग्रंथ, बहिस्रावी ग्रंथ, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों।
दोनों होता है, याद रखना। इसके इसलिए क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ये आपका जो है दोनों ही तरह काम करता है। जब आप एनाटॉमी का बहुत डिटेल में पढ़ोगे, जानोगे इसको, कि कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जो आपका मतलब आपका हिंदी में बोले तो इसका अंतःस्रावी और आपका बहिःस्रावी दोनों ही तरह आपको काम करता है। तो ये पैनक्रियास क्या होती है आपका, उनमें से एक है जो दोनों में ही आपका कार्य करती है, मतलब दोनों ही तरह से इसका ये फंक्शन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन्स को उद्दीप्त करता है कौन? प्रोलैक्टिन, थायराइड या ल्यूटिनाइजिंग या फॉलिकल उद्दीपक? नहीं नहीं, ऑप्शन ए। सोचो। प्रोलैक्टिन दूध के साथ संबंध होता है, सेक्स हार्मोन से कहाँ होती है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ल्यूटेनाइज। ऑप्शन सी बता रहे हो? बिल्कुल सही बता जी रहे हैं। सर। ल्यूटिनाइजिंग ये सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? उद्दीप्त करता है। रक्त क्या होती है? सरल, संयोजी ऊतक या संयोजी ऊतक या केवल द्रव या गंध रहित? संयोजी उत्तर। सरल एवं संयोजी। तरल संयोजी ऊतक लिक्विड होती है कि नहीं होती है? कनेक्टिंग टिश्यू तो होती तो है, लेकिन लिक्विड भी होती है ना। तो तरल, इसीलिए बोलता है सारे ऑप्शन का अच्छे से पढ़ के तब आंसर देना। ऐसे तो आपका ऑप्शन ए वो कनेक्टिव टिश्यू होती है, करेक्ट है, लेकिन जब साथ में तरल भी है तो ज़्यादा करेक्ट हुआ ना। रक्त हो गया, मामूली क्षारीय, नमकीन, अपारदर्शी या उपयुक्त सारे? सारे। सभी। सभी। बिल्कुल, सारे। तभी बता रहा था कि एसिडिक जब हो जाती है तब हमें बहुत से कार्डियो का डिजीज हो जाती है। और जब हम ऐसे मंत्र का उच्चारण करते हैं, ऐसे जब हम पूजा करते हैं, तो उसके जो वाइब्रेशंस होती है उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। और एक बात और आती है कि जो आपका जो व्रत में कहते हैं ना कि सेंधा नमक खाने से, तो सेंधा नमक से आपका जो है आपका रक्त को अम्लीयता से निकालने में बहुत मदद होती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने खाली सेंधा नमक खाया तो उनका हाई बीपी जो है काफ़ी आपका उसमें काफ़ी सुधार मिला, ऐसे कई लोगों को। इसलिए हमारे जो पूजा पाठ में हमें हमेशा कहा जाता है कि सेंधा नमक खाने के लिए। तो फिर आप लोग भी घर पे सेंधा नमक का इस्तेमाल करो, जैसे मेरे घर में होती है हमेशा सेंधा नमक की, और मतलब समुद्री नमक आती ही नहीं है, सारा का सारा हमेशा सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है, रॉक सॉल्ट। स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त होता है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। एग्जैक्टली, वेरी वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। स्वस्थ वयस्क महिला में रक्त कितनी होती है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर? कितनी होती है बताओ? 4 से 5। एग्जैक्टली। 8 से 6। कितना? 5 से 6 नहीं होता है बच्चा, 4 से 5 होता है महिलाओं में। 4 से 5। 4 से 5। प्लाज्मा में जल होता है 70%, 80%, 90% या 95%? कितनी होती है प्लाज्मा में? 90%। अगला क्वेश्चन, प्लाज्मा में क्या डिजॉल्व होते हैं? और इनऑर्गेनिक कार्बनिक लवण, ऑर्गेनिक सॉल्ट या अकार्बनिक लवण या ऑक्सीजन या ये सारे? सारे। सभी। सभी। यानी कि ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को एकदम पूरा पूरा अच्छे करके आओगे, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की। प्लाज्मा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे होते हैं। सभी। रक्त में प्लाज्मा लगभग कितनी होती है? 50%, 55%, 60%, 65%? खून में कितनी होती है? 65%। खून में 65 होती है। ब्लड में प्लाज्मा कितनी होती है? रक्त में 55। लगभग 55 के आसपास होती है। रक्त कणिकाओं की कुल संख्या रक्त में रक्त कणिकाएं लगभग कुल कितनी होती है? 40%, 41%, 42% या 45%? 45%। ABCD बताओ। डी। 45%। रक्त में रक्त कणिकाओं की लगभग कुल कितनी होती है? 45%। रक्त का थक्का बनाने में क्या सहयोगी होती है? फाइब्रिनोजेनिन या एल्बुमिन्स
या इलेक्ट्रोलाइट्स या ग्लोबुलिन्स? सर सी इलेक्ट्रोलाइट्स। थक्का बनाने में कहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स काम आता है? सर डी नहीं, ए अब बताते जाओगे देख तो सही हो गया। डी कंफर्म सर। सही। ये सही है, याद रखना इसको। फाइब्रिनोजन होती है, फाइब्रिनोजन होती है। रक्त को थक्का बनाने में सहयोगी होता है। रक्त से छन कर मूत्र के साथ उत्सर्जित क्या होती है? यूरिया, यूरिक एसिड, लिएटिनिन, ये सारे। सभी सारे। लाल रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 डेज, 130 डेज, 140 डेज या 150 डेज? 120 days। वेरी गुड। 120 डेज। हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो हीमोग्लोबिन क्या लाल होती है? लाल लाल कैसी रक्त होती है? तो लाल रक्त कणिका होती है। अस्थि मज्जा में क्या उत्पत्ति होती है? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो अस्थि मज्जा में क्या होती श्वेत है? रक्त कणिका। नहीं, अस्थि मज्जा में क्या होती है? बोन मैरो में क्या बनती है? लाल रक्त रेड ब्लड कणिका सेल्स। लाल रक्त श्वेत रक्त कणिका क्या होती है? न्यूट्रोफिल्स या वो योसिनोफिल्स या बेसोफिल्स या इनमें से ये सारे? बताओ कौन सा? सारे। जहाँ भी सारे आते तुम सारे बता देती है, लेकिन वो सही होता भी है। ओके, फेगोसाइट्स क्या होती है? किसे कहते हैं? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या होती है? आपका श्वेत रक्त कणिका होती है फेगोसाइट्स। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल संक्रमण को रोकने में सहयोगी कौन होते हैं? आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होती है आपका? श्वेत रक्त कणिका। संक्रमण को रोकने के लिए क्या होती है? श्वेत रक्त कणिका होती है। अगला क्वेश्चन, हृदय के दाहिने कक्ष में रक्त कैसे होती है? अशुद्ध, शुद्ध, मिश्रित या सभी? अशुद्ध। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। मिश्र तो कहीं नहीं होता, तो ये कट गया। सभी, जब मिश्र नहीं हो सभी भी कट गया, तो बचा बात शुद्ध और अशुद्ध में। तो आप जानती हो राइट की तरफ क्या होती है? वेंट्रिकल सब ऊपर, एट्रियम, वेंट्रिकल सब पढ़े आप लोगों ने। हृदय के बाएं कक्ष में 4 चेंबर होती है, सारे सब पढ़े हो, सारे इसमें वाल्व होती है, ये सब पढ़े हो आपने। हृदय के बाएं कक्षों में रक्त कैसा होता है? अशुद्ध, शुद्ध, सबको पता है। वेरी वेरी गुड। रक्त के थक्के हेतु किस प्रोटीन पर अभिक्रिया होती है? थ्रोम्बिन या फाइब्रिनोजेन या फाइब्रिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन? कौन सा? अभी बताया था। रक्त को थक्के बनाने हेतु कौन से प्रोटीन काम आता है? फाइब्रिनोजेन। रक्त का थक्का बनाने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? एंजाइम में ऑप्शन ए है थ्रोम्बिन, ऑप्शन बी है फाइब्रिनोजेन, ऑप्शन सी है फाइब्रिन, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोप्लास्टिन। एंजाइम पूछा है, एंजाइम, प्रोटीन नहीं पूछा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इन सबको ख्याल रखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब पूछा हुआ है, सब क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं सब क्वेश्चन है एग्जाम में आपका पूछा हुआ है, मैक्सिमम सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। रक्त के थक्के में बनने वाला अघुलनशील तंतुमय पदार्थ क्या होती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन या थ्रोम्बिन? रक्त के थक्के में बनने वाला अघुलनशील पदार्थ कौन से होंगे? ऑप्शन सी सर। ऑप्शन बी फाइब्रिन। यस सर। फाइब्रिन। रक्त के थक्के में बनने वाला अघुलनशील तंतुमय पदार्थ क्या होती है? फाइब्रिन होती है।
सीरम का रंग क्या होती है? हल्का पीला, लाल, बैगनी या सफेद? सीरम का रंग क्या होती है? हल्का पीला। होता है। अगला क्वेश्चन, हृदय का सबसे बड़ा कक्ष क्या होती है? दाहिना आलिंद, दाहिना निलय, बाया आलिंद या बाया निलय? वेंट्रिकल या आपका एट्रियम के बारे में पूछा क्या है? कौन सा होगा? सबसे बड़ा कक्ष होती है बाया एट्रियम है। हृदय में पेसमेकर कहलाता है, क्या कहलाता है आपका? साइनोएंड्रियल नोड या एरोटिक वाल्व या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या बंडल ऑफ हिज? ऐसे नोड। हाँ एसन नोड, वेरी वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, साइनोएंड्रियल नोड। अगला क्वेश्चन, हृदय से शरीर को रक्त पहुंचाती है कौन? धमनियां, शिराएं, महाशिरा या वाहिनी? शरीर से रक्त को वापस हृदय में कौन पहुंचाती है? धमनियां, शिराएं, महाधमनी या वाहिनी? शिराएं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितना? 72 से 75, 70 से 75, 75 से 80 या 76 से 82? 72 से 75। बहुत ही अच्छे, वेरी वेरी गुड। स्वस्थ व्यक्ति का रक्त का दबाव कितनी होती है? बताओ, ऑप्शन आपके सामने है, बताओ कौन से होंगे? 128। 180। ऑप्शन डी। हृदय जी, हृदय चल में रक्त को शरीर में पंप करने वाली गति क्या होती है? सिस्टोल, शिथिलन, अनुशिथिलन या डायस्टोल? डायस्टोल। आप बताओ कौन सा होगा? सिस्टोल। हृदय चल में रक्त को शरीर में पंप करने वाली क्या होती है? सिस्टोल होती है ना। हृदय चल से विश्राम को क्या कहते हैं? डायस्टोल, सिस्टोल या डायस्टोल? बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, केशिका होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई या अति सूक्ष्म रक्तवाहिनी या शिरिका या शिरा? छोटी इकाई सर। सबसे छोटी इकाई। यही गलती करते हो। गलती क्या करते हो? क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते। कोशिका नहीं लिखा है, केशिका लिखा है। अति सूक्ष्म रक्तवाहिनी। कोशिका, केशिका में कोशिका क्या होता है? सेल होती है। और केशिका क्या होता है? कैपिलरी होती है। कैपिलरी, आप लोगों में से जो साइंस के स्टूडेंट होंगे वो जानते हैं कैपिलरी का मतलब क्या होता है। तो उसके लिए जैसे पेड़ों पर कैसे जाता है आपका, जो इतने बड़ा जो आपका नारियल पेड़ होता है उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट में किस तरह से आपका वाटर जाता है, कौन लेके जाता है? कभी सोचा है कि आपके हार्ट के ऊपर का पार्ट को जो होता है उसमें ब्लड उसमें कौन लेके जाता है? उसके लिए फॉर्मूला होता है, बताता हूँ मैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका P = 2T/R। यहाँ T क्या है? आपका सरफेस टेंशन है और इसको डेल्टा P कहते हैं, चेंज इन प्रेशर। 2T, इसको मैं नया पेज में देता हूँ क्योंकि ये तो फिजिक्स का सारा आपका कंटेंट है। डेल्टा P = होती है, डेल्टा मतलब डिफरेंस, = 2T/R। T जो है आपका सरफेस टेंशन, इसका 2S/R भी कर सकते हो। सरफेस टेंशन ये आपका T होती है, R क्या रेडियस होती है। R के वैल्यू जितना कम होगा P के वैल्यू उतनी ज़्यादा होगा। इसीलिए आपके हार्ट के ऊपर की तरफ जितने भी आपका जो वेसल्स गई है, जो जिससे आपका ब्लड का फ्लो होता है, देखो सबका रेडियस कितना कम होता है, बहुत छोटा छोटा रेडियस होता है। और हार्ट का नीचे जितने भी पार्ट है जो अंडर ग्रेविटी होता है उसका बड़े बड़े है, आपका जो रेडियस काफ़ी बड़ा है। आप देखो आपके जो आंखों के जो ऊपर जो पलके हैं उसमें कितने फाइन रेडियस होता है। ये प्रेशर डिफरेंस होती है। इस प्रेशर डिफरेंस से क्या होती है, आपका जाइलम फ्लोएम आप पढ़े होंगे। इससे क्या होती है कि आपका प्लांट या ट्री जो होता है पानी को आपका ग्रेविटी के अगेंस्ट में
पूरे एक एक पार्ट में पहुंचाता है। और हमारे बॉडी में भी जो है आपका ये जितने ऊपर की तरफ बॉडी में जाओगे, ब्रेन की तरफ जाओ, कितने इसका रेडियस बहुत कम हो जाता है। तो इससे क्या होती है आपका, इसे कहते हैं कैपिलरी कहते हैं। इस कैपिलरी को इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन कहते हैं। ये पूरा फिर इसका पार्ट है। इसी को हिंदी में कहते हैं केशिका कहते हैं। केशिका, केश मतलब क्या, बाल होती है ना, इसको केशिका कहते हैं। और कोशिका मतलब क्या, सेल होता है। तो केशिका क्या होती है आपका, अति सूक्ष्म रक्त वाहिनी होती है। केशिका विलीन होती है कहाँ पर, धमनियों में, शिराओं में, हृदय में, या कहीं नहीं। धमनियों में। केशिका विलीन कहाँ पर होती है, सोच के बोलो। गाँव में सर। मुझे तो सेकंड पर बोलने पड़ेंगे, तब तो सही बोलोगी। एग्जाम में मुझे लेके जाओगी, मैं दोबारा तुमको बोलूँगा वहाँ पे, बेटा क्या हुआ, कहाँ पे होती है, रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन को, है ना। गाँव में सर। बिल्कुल सही है, श्री राम है। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होती है, धमनी तंत्र, शिरा तंत्र, हृदय, ये उपयुक्त सारे। सभी। सारे। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त परिसंचरण होता है नीचे से ऊपर, खुला परिपथ, ऊपर से नीचे, या बंद परिपथ। बंद परिपथ। बंध परिपथ। नाड़ी की गति निर्भर करती है आयु पर, लिंग पर, मानसिक अवस्था, या ये सारे। सारे। वयस्कों में नाड़ी की सामान्य गति क्या होती है, 70 to 90, 80 to 100, 80 to 120, या 90 to 140। 70 to 90। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। ऐसे सारे आंसर दिया करो। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच का अंतर क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर, हृदय गति, या ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का आपका जो अंतर होती है, उसका अंतर क्या कहलाती है। ब्लड प्रेशर। आप बताओ किसे क्या कहते हैं इसको। सब ब्लड प्रेशर ही आएगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का अंतर, तो आप इसका हाई और लो का कहते हैं। तो पल्स का प्रेशर किसे कहते हैं, हाँ, पल्स में पल्स प्रेशर। ये तो आप बता दिए कि सिस्टोलिक कितनी है, डायस्टोलिक कितनी है। इनके बीच का अंतर पूछा क्या, ये तो नहीं पूछा कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या क्या होती है, इसका अंतर पूछा है ना। आपका पल्स किससे आपका डिपेंड करता है, इनके प्रेशर के बीच का जो अंतर होती है, उसी से आपका पल्स का काम होती है ना, चलती है ना। जी सर। इसलिए सारा ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। ऐसा लगता तो है कि ब्लड प्रेशर ही लगता है, लेकिन जब इसमें क्या बोला कि बीच का अंतर दिया है, तो क्या हो जाएगा, पल्स प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर में निहित कारक क्या होती है, हृदय विकास, रक्त आयतन, रक्त लसलसापन, या ये सारे। अगला क्वेश्चन, लसिका या लिम्फ में क्या पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, प्रोटीन, ये सारे, सब कुछ पाए जाते हैं। प्लीहा ग्रंथि होती है चपटी या दीर्घायताकार, या नलिका विहीन, या ये सारे ही होते हैं। प्लीहा का कार्य क्या होती है, रक्त को छानना, या लिम्फोसाइट्स का निर्माण करना, या सूक्ष्म जीवाणु को हटाना, या ये सारे। टॉन्सिल क्या होती है, घातक रोग या संक्रमण, या लसिका ऊतक पिंड, या ये सारे। संक्रमण। टॉन्सिल बेटा, टॉन्सिल किसे कहते हैं, सारे सर। बस जहाँ सारे देखा सब जगह लगा दी सारे हैं। सर ऑप्शन सी, लसिका पे ऊतक पिंड। चारों बोलते हो, एक तो आ जाएगा। टॉन्सिल्स वैसे घातक तो नहीं होता ना सर, कि होता है। टॉन्सिल ऑप्शन लसिका। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आप कौन सा ऑप्शन टिक करोगे बोले एग्जाम में। पहले तो संक्रमण ज्यादा कर दो।
संक्रमण से होता है ये लसिका उत्तक पिंड, ये समझ में नहीं आया। घातक होता है कि नहीं होता? हाँ शायद हो भी सकता है, ज्यादा टॉन्सिल्स बढ़ जाए तो। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन से होंगे? Infection। पार्शियल तो बहुत कुछ सही होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट चारों में से सबसे सबसे बेहतरीन कौन से होंगे? लसिका संक्रमण। उत्तक पिंड। श्वसन संस्थान का अंग क्या होती है? नाक, कान या नाक, ग्रसनी, श्वास प्रणाल या ये सारे? ऑल ऑफ द अबव। सभी। बिल्कुल, ये आपका सारा का सारा आपका क्या आपको ब्रीदिंग में काम आता है। श्वसन कैसे क्रिया है? आंतरिक, बाह्य या उपयुक्त दोनों? इनमें से कोई नहीं। सी, दोनों। दोनों। एग्जैक्टली। प्रश्वसन क्या होती है? श्वास लेना, श्वास छोड़ना, कुंभ। छोड़ना। वेरी वेरी गुड। सांस छोड़। सांस छोड़ना क्या रहती है आपका? प्रश्वसन कहते हैं। प्रश्न से। श्वसन और प्रश्वसन। प्रश्वसन क्या होती है? बोले सांस लेना, सांस छोड़ना या कुंभक या वायु उत्सर्जन? सांस को छोड़ना। सांस क्या करना? सांस को छोड़ना। सांस छोड़ना कि सांस लेना? कौन सा सर? निश्वसन। प्रश्वसन। सांस उठने में सांस लेना, निश्वसन में सांस छोड़ना। तो प्रश्वसन क्या होगा? सांस लेना। छोड़ना। कंफ्यूज कर रहा सांस लेना है, एक्सलेशन सांस छोड़ना सर। बाकी ये तो प्रश्वसन नहीं पता। निश्वसन क्या होती है? सांस को छोड़ना। हिंदी के थोड़ा सा फैमिलियर हो जाइए, क्योंकि यहाँ तो आपको इंग्लिश का ऑप्शन मिल जाएगा, कई जगह नहीं मिलता। और इंटरव्यू वगैरह में तो कभी कभी पूछ लेते हैं वो, फिर उनके से ये पूछना है कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसमें थोड़ा सा और लगती है, इसलिए आप ये टेक्निकल टर्म होती है। प्रश्वसन निश्वसन अक्सर आती ही रहती है, क्योंकि प्राणायाम के साथ जुड़ी होती है ना, जिसको हिंदी थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हिंदी में भी बहुत सी चीज़ें होने लगी है। अब तो मेडिकल साइंस की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू हो गई है, शायद एमपी में, मध्य प्रदेश में। बाह्य श्वसन होता है फुसफुसीय, उतकीय, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? बाह्य श्वसन दोनों होता है। लंग्स वाला होता है ए। वेरी गुड। क्या सर? बाह्य श्वसन क्या होती है? फुफ्फुसीय श्वसन, मतलब ए ऑप्शन। अंतर श्वसन क्या होती है? फुसफुसीय, उतकीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड, एक्सेलेंट। मुझे पता है कि कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती, तब भी आप तो सही से आंसर दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में ऐसी प्रकार से जब इंग्लिश में करेंगे तो कुछ लोग इंग्लिश में जिसमें दिक्कत होगा वो भी आंसर दे देंगे, मुझे पता है, लेकिन उनको, इसलिए दोनों में आप एडजस्ट कर लीजिएगा, दोनों में हम करेंगे। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में दाएं एवं दाहिने फेफड़े का भार क्रमशः कितनी होती है? 560, 620 ग्राम, 570, 630 ग्राम, 580, 640 ग्राम, 590 और 650 ग्राम। बताओ कौन सा होगा? अभी आपको सर 580 से 640 ग्राम। शायद अभी आप लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों को ये पहली बार पता चलेगा कि दाएं और बाएं फेफड़े का वेट अलग अलग भी होती है। तो कितने हो गए? जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे उनमें से भी कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि दाएं बाएं का अलग अलग होती है वेट। तो नॉर्मली क्या होती है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट, 560 से लेकर 620 ग्राम, याद रखना है इसको एग्जाम के लिए। सामान्य श्वसन में एक बार में वायु ग्रहण की जाती है लगभग 300 ml, 500 ml, 600 ml या 700 ml। कितने क्लोज आंसर है बोलो? 500 ml होगा। एग्जैक्टली आंसर करेक्ट। इसलिए जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कितनी ज़्यादा, लगभग 5000 या 5.5 लीटर के करीब आपका ऑक्सीजन अंदर जाती है। इसलिए अगर आप 10 से 15 मिनट भी अगर प्राणायाम करते हो या डीप ब्रीदिंग करते हो किसी पार्क में बैठ के, इतना अच्छा आपका हेल्प मिलती है। गहन श्वसन में एक बार में वायु ग्रहण की जाती है लगभग 2200 ml, 2200 ml, लगभग 2300 ml, लगभग 2400 ml या लगभग 2500 ml। देखो कितना क्लोज दी गई है, बताओ कितने होंगे? जब डीप ब्रीथ करते हो उस समय आप कितने ml आप एयर को इंटेक करते हो? बताओ।
अप्रोक्सीमेटली 2500 ml। लेकिन और अगर गहरा करते हो तो उससे और भी ज़्यादा, जैसा यहाँ जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसलिए हमने चूज़ किया 2500 ml। वैसे आपका 5000 ml तक जा सकता है अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपेंड करते हो तो। डिपेंड करता है कि किसका सांस लेने की कैपेसिटी कितनी है। सांस भरते हुए डायाफ्राम जाता है कहाँ पे, नीचे, ऊपर, दाहिने ऊपर। या बाएं? ऊपर। ऊपर। सांस भरो। अब देखो सांस डायफ्राम किधर गया, नीचे के ऊपर? ऊपर। किधर गया? आप जब सांस अगर लोगे, अगर ऊपर जाएगा तो आपका क्या ज्यादा सांस ले पाओगे कि कम सांस ले पाओगे, बताओ? ऊपर जाएगा तो वैसे कम सांस ले पाएंगे। तो आपको जब प्राणायाम करते तो क्या होती है, ऑक्सीजन ज्यादा भरती है कि कम भरती है? जब आप एक्सेल करोगे तब तो आपको उसको पूरा ऊपर आके पूरा निकाल देगा। आप जब इंटेक करते हो, इनहेल करते हो तो क्या होती है, सांस जब लेते हो तो क्या होती है उस समय, नीचे जाती है कि ऊपर जाती है? हाँ, नीचे जाएगा फिर। तो कितना हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। समझो क्वेश्चन को, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन को देखो, नहीं तो फिर वहाँ पे सांस लेके देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अच्छे से सांस भरो, देखो डायफ्राम किधर गई, तो क्या होगा, नीचे हो जाएगा। सांस छोड़ते समय डायफ्राम क्या होती है, सिकुड़ता है, फैलता है या शिथिल होता है? इनमें से कोई नहीं, क्या होता है बताओ? ये होगा, सिकुड़ता है। सर, सिकुड़ता है। सांस छोड़ते समय, सांस छोड़ के देखो क्या होता है, शिथिल होगा। किधर होगा, शिथिल होगा? नहीं, शिथिल से क्या, डायफ्राम शिथिल कब होता है भाई? फैलता है सर। तो फिर नहीं फैलता तो नहीं, ऐसे सिकुड़ता है सर। डायफ्राम शिथिल कब होता है बताओ? एग्जाम में पास हो जाएंगे ना तब से। अच्छा बताओ क्या होगा, ए बी सी या डी? डायफ्राम क्या होगा जब सांस छोड़ोगे? सर छोड़ रहे हैं और ले रहे तो भी नहीं समझ। छोड़ रहे हो तो आपका एक्सिल करते हो, एक्सिल करते समय इनहेल और एक्सिल होता है ना, सांस छोड़ना मतलब एक्सिल करना। करके देखो, सर फैलता है। हाँ फिर फैलता है। अगला क्वेश्चन, तुरंत एक्सपेरिमेंट करके देखो पूरा। सांस तो हमसे ले ही रहे हो, देख बखल ऑब्जर्व कर लो। भौतिक विज्ञान के अनुसार वायु हमेशा जाती है उच्च दाब की ओर, निम्न दाब की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, बताओ? कम दाब की ओर। 4 लोग बताएं। बताओ कौन से होंगे? लो प्रेशर की तरफ जाएगा ना सर। क्यों जाएगा ऐसा? तीन तरह की एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच। एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक आपका काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इन सब का सम जो होती है कांस्टेंट होती है, इसको बोलते हैं बर्नौलिस थ्योरम फिजिक्स में। तो होता क्या है कि अगर एक पार्ट में कमी आएगा तो दूसरा पार्ट अपने आप ऐसे काउंटर बैलेंस होगा, बड़ा मतलब बढ़ जाएगा, जिससे कि आपका क्या होती है, ये पूरा कांस्टेंट के वैल्यूज न बदले। तो क्या होगा कि अगर मान लो आपका जो फैन चलती है, कैसे चलती है, वहाँ पे कोई पंखा करने से हवा कैसे आती है? जिस समय अगर आपका वेलोसिटी बढ़ जाती, अगर इंक्रीज कर जाएगा, जब पंखा चलेगा, ब्लेड चलता है तो वेलोसिटी बढ़ गई। तो वेलोसिटी अगर बढ़ गई तो रो डेंसिटी होती है वो नहीं चेंज होगा। जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं चेंज होगा क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी हाइट पे अगर आपका पंखा लगा हुआ है तो हाइट तो आप चेंज नहीं करोगे, इसका मतलब क्या हुआ, ये थर्ड पार्ट चेंज हो नहीं सकती। तो चेंज क्या होगा,
अगर आप ब्लेड घुमाते हो, पंखे का तीनों ब्लेड घूम रही है बहुत तेज़ी से, एक ब्लेड है, दूसरा ब्लेड है, तीसरा ब्लेड है, बहुत तेज़ी से घूम रही है, जब पंखा घुमा तो V का वैल्यू इंक्रीज कर गया। V का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, आपका क्या घटेगा, प्रेशर घटेगा। इसलिए आपका जब आपका पंखा चलता है तो पंखा अगर ऊपर लटका हुआ है तो इधर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, आपका कम हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई। लेकिन पंखे का ब्लेड के पीछे का जो एयर था उस पर तो कुछ नहीं है, वो तो अपना प्रेशर सेम ही रहेगा। तो अगर नीचे का प्रेशर घट गया, ऊपर का प्रेशर अगर उतना ही है तो क्या होगा, प्रेशर जहाँ घटा है उस तरफ एयर करेगा, क्या करेगा, आपका ब्लो करने लग जाएगा। इसीलिए जितना तेज़ी से आपका ये घूमता है, ब्लेड घूमती है, उतनी तेज़ी आपका हवा मिलती है। वहाँ पे हवा करता कौन है, इसी को कहते हैं लो प्रेशर जोन कहते हैं, क्योंकि प्रेशर नीचे का आपका क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर गई है। यही वजह होता है जब हेलीकॉप्टर चलता है उसका जो पंखे का डिज़ाइन क्या होती है, इसका जस्ट हमारे घर के पंखे से ठीक उल्टा होता है। वो जब घूमती है, रोटेशन करती है, तो नीचे से प्रेशर क्या होती है, ऊपर की तरफ आपका लगती है, क्योंकि आपका ऊपर का प्रेशर जोन क्या होती है, वो आपका कम हो जाती है, क्योंकि उसका ब्लेड का डिज़ाइन ऐसे होता है कि ऊपर का प्रेशर कम हो जाए और नीचे का प्रेशर सेम रहती है। तो क्या होता है, हेलीकॉप्टर लिफ्ट कर जाता है। और यही होती है जब बड़े बड़े तूफान आते हैं कि एक जगह अगर लो प्रेशर जोन बनती है, उसको फुल करने के लिए बाकी जो एयर होती है उसकी तरफ आपका बहुत तेज़ी से आपका बहता रहता है, और इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तूफान कहते हैं। ये अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उसको साइक्लोन कहते हैं। तो ये सारे सारे विज्ञान होते हैं इसके पीछे। तो क्या हो जाएगा, आपका निम्न दाब की ओर हो जाएगा, ये कम दाब की ओर होती है। अगला ये क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के अनुसार। अगला क्वेश्चन, धूम्रपान से क्या होती है, श्वसन में बाधा, कुपिका, सिकुड़न, अस्थमा, ये सारे वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अस्थमा का कारण क्या होती है, अनुचित आहार, अनुचित विहार, धूम्रपान, ये सारे सभी अस्थमा का बिल्कुल सही होती है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध रक्त कैसा होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त, वायु युक्त या बैंगनी। ऑक्सीहीमोग्लोबिन युक्त। वेरी वेरी गुड, बहुत। आंतरिक श्वसन क्या होती है, आंतरिक श्वसन होती है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, वायु मार्ग द्वारा या माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। फेफड़ों द्वारा। आंतरिक श्वसन आप लोगों को ना, आप लोग अच्छे से अच्छा सेल बायोलॉजी कितने लोगों ने पढ़ा है, बोला अच्छे से। सेल के अंदर क्या क्या होती है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। हाँ जी, हाँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है बताओ, फंक्शन क्या होती है, पावर हाउस कैसे बनेगा, जब उसको एनर्जी तो जब उसको बिना आंतरिक श्वसन के पावर हाउस बन सकता है कोई, पावर हाउस बन सकता है क्या, राइबोसोम आपने पढ़ा है, राइबोसोम तो हम इसको प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, जब करेंगे तब बताऊंगा। तो ये अगर आप जानते हो कि पावर हाउस बनता है तो पावर एनर्जी कहाँ से बनेगा, बिना आंतरिक श्वसन के बन जाएगा। नो फिर एकदम लॉजिक के एकदम रूट पे चले जाओ। अगर मेरा क्लासेस अगर चलती ना, एक्चुअली टाइम बहुत शॉर्ट है, तो देखते हैं कि टॉपिक को कितने रूट में जाते हैं हम, एकदम पूरा रूट पे चले जाते हैं। जैसे अगर आप बाहर का कुछ होता है एकदम पूरा एकदम उसके अंदर पूरा खाली, अगर आपको खाली इतना बताने की लैक्टिक एसिड क्या होती है, तो लैक्टिक एसिड पे पूरे इक्वेशन तक चले जाएंगे कि किस तरह से 2 ATP कैसे बनती है, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ, सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन के साथ कितने बनती है, सारा चीज़ें, तब जाकर के आप एकदम जोरो इस चीज़ को पूरा, तो क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आंतरिक श्वसन न तो नाक द्वारा, न फेफड़े द्वारा, न वायु मार्ग द्वारा, किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन संस्थान का अंग क्या होती है, नाक, ग्रसनी, श्वास प्रणाल या ये सारे। वेरी वेरी। अगला क्वेश्चन, श्वसन कैसी क्रिया होती है, आंतरिक, बाह्य, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सी होती है। आंतरिक और बाह्य। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। श्वसन क्या होती है, दोनों होती है। प्रश्वसन क्या होती है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, कुंभक या वायु उत्सर्जन।
सांस लेना। वेरी गुड, अभी भी किए थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, कई जगह पूछा गया होगा। रिपीट हुआ क्वेश्चन अच्छे से करना, बहुत जगह पूछा गया होगा। नीस सर क्या रिपीट होती में है? ये ध्यान भी तो रहता है ना, याद है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल। नी श्वसन क्या हो जाएगा आपका? सांस छोड़ना, सांस लेना। पूरा क्या? कुंभक, सांस छोड़ना। बाह्य श्वसन क्या होती है? फुसफुसीय, फुसफुसीय, उतकीय, उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? फुसफुसी। बाह्य श्वसन क्या होती है? फुसफुसीय होती है, फुफ्फुसीय। आंतर श्वसन क्या होती है? फुफ्फुसीय, उतकीय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? उतकीय। वेरी गुड। हाइलम का संबंध कहाँ से होती है? अनुमस्तिष्क, फेफड़े से, यकृत से, या आमाशय से? अनुमस्तिष्क। हाइलम का संबंध किससे होती है बेटा? आमाशय से। हाइलम का संबंध सिर्फ फेफड़े। हाँ, फेफड़े। लंग से नहीं होती है, लंग से होती है ना हाइलम का संबंध। एल्वोलाई का संबंध किससे होती है? बताओ चारों में से। लंग से होती है ना। वेरी वेरी गुड। श्वास के साथ भीतर ग्रहण वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी % होती है? बताओ। 21%। बहुत अच्छा। पुरुषों में फेफड़ों की वायु धारिता कितनी होती है? मतलब कैपेबिलिटी कितनी होती है एयर को लेने की? 4,000। तो 3 से 4,000 बताया। पुरुषों में फेफड़ों की, पुरुषों मतलब फेफड़ों के, पुरुषों के सर फेफड़े मतलब बढ़ती जाती है ना, 5 स्टेप होती है तो वो 700 तक जाती है, तो इसमें किस आधार पर पूछा है? तो बताओ कौन सा आंसर करोगे अगर एग्जाम में आ जाए तो? 3,000 या 5,000 दोनों में से। ऐसे लिख के आओगी? 3,000 5,000 ऑप्शन चुन लो, ऐसे लिख के आओगी एग्जाम में? 5,000 सर। जब खुद पुरुषों के फेफड़े में वायु धारिता होती है 4,000 440। कौन सा? 4,440। कुछ भी अच्छे से पढ़ के बोलो। कितना? 4,200। हाँ सर इसमें जो ऊपर का क्वेश्चन और नीचे का क्वेश्चन दोनों सेम है, पर सिर्फ आंसर अलग अलग हो रहा है। पुरुष में वायु धारिता होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जितना ऑप्शन होती है ना, क्योंकि ये रेंज वैरी करता है, तो जो क्वेश्चन दिया जाता है उसमें जो आपका जो मैक्सिमम जो होना चाहिए उसके 4,200 और 4,400 के बीच में आपका ऑसिलेट करता है। ऊपर में ऐसा ऑप्शन ही था कि पुरुष में आपका जो वायु धारिता होती है वो 6,000 का ऑप्शन था, तो क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी उतनी होती है। और अगले में क्या था आपका 4,100, 4,200, 4,300, 4,400, तो आप इसे 4,400 के आसपास भी ले सकते हो, क्योंकि ये आपका रेंज वैरी करती है। तो अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाती है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपको एक को चुननी होती है, उसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट। लेकिन 4,400 भी सही होती है, क्योंकि इतना तो आपका पुरुषों में जो वायु धारिता हो जाती है। तब इसमें पुरुष मतलब जो बच्चे होते हैं, बच्चे में भी जो पुरुष ही होते हैं ना, तो वो तो मेल तो वो भी होते हैं, और जो मैच्योर इंसान होते हैं वो भी मेल होते हैं, तो सबके थोड़ा सा अलग अलग हो जाती है। उस हिसाब से जो आपका रेंज अलग अलग होती है। तो जो ऑप्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर 4,000 के आसपास में अगर दिए हैं तो मतलब वो मेल कोई बच्चा होगा, चाइल्ड मेल होगा, तभी उसका मतलब थोड़ा सा कम होती है। और जो 6,000 के आसपास जो होती है वो आपका मैच्योर मेल होगा, उनका थोड़ा सा ज़्यादा होती है। तो एग्जैक्टली नहीं होती है, इसलिए आपका रेंज अलग अलग होती है। तो जो भी ऑप्शन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है। हाँ समझ। दीर्घ प्रश्वास का रूप होता है सिसकना, जम्हाई लेना, हंसना, या उपयुक्त सभी। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं कहीं पूछा गया था और ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको ऐसा मिल रही है। तो कौन सा होगा बोलो? सभी सर। सभी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोटीन का सोर्स क्या होता है? चावल, दही, मक्खन, इनमें से कोई नहीं? चावल। चावल में प्रोटीन पाते हो? किसने बोला बच्चा? दही सर, दही चावल कार्बोहाइड्रेट। दही। दही में प्रोटीन? हम तो रोज तो दही खाएंगे सर कोई नहीं सर। हम दाल और चोर खा लेंगे आपसे। कोई नहीं। प्रोटीन का स्रोत क्या होती है? मटर, चावल, तेल, या सब्जी? मटर। सब्जी।
सब्जी सब्जी मटर मटर। सिर्फ दाल होती है वैसे तो दालों में मटर आएगा या नहीं पता। हाँ, मटर दाल होती है ना, दाल में प्रोटीन होती है ना। सब्जी में प्रोटीन कहाँ मिलती है आपको? सब्जी में प्रोटीन कहाँ से मिलती है? फिर सर सब्जी क्यों खाते हैं डेली? तो तो सर मटर भी तो सब्जी हुई ना। फाइबर सर मटर भी तो सब्जी है ना। मटर जब पकती है तो दाल बन जाती है ना। दाल है। मटर मटर दाल नहीं बनती है। लेकिन नहीं सर, सब्जियां बनती है। सब्जियां पक के तो दाल नहीं बनती ना। और सूक्ष्म की तरफ जाओ, और सूक्ष्म की तरफ जाओ, तब जाके ऑप्शन में आप इंटरप्रेट कर पाओगे। सब्जियां में आपका मिनरल्स मिल जाती है, बहुत तरह के विटामिन मिल जाती है, जो आपका जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिशन जो होती है वो सब चीज़ मिल जाती है। लेकिन प्रोटीन कहाँ मिलती है? अखरोट से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन, आयरन, विटामिन या फास्फोरस? विटामिन, विटामिन प्रोटीन। फास्फोरस भी हो सकता है सर। फास्फोरस एक बताओ जो तुम एग्जाम में लिख के आओगी। प्रोटीन फास्फोरस मेरे दोबारा सी विटामिन मेरे द्वारा बिना पूछे, तो अगर दोबारा नहीं पूछता तो तुम कौन सा आंसर दोगे? बोलो। फास्फोरस दोगे? सब विटामिन प्रोटीन। बोला तो कर सकते थे। सब प्रोटीन। प्रोटीन। अखरोट से क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन। प्रोटीन प्राप्त होती है। दालों से क्या प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। प्रोटीन है। हाँ, बिल्कुल सही है। सूखे मेवे से क्या प्राप्त होता है? आयरन, सही। विटामिन। विटामिन। प्रोटीन। सूखे मेवे से विटामिन पाओगे बच्चा। प्रोटीन से प्रोटीन। प्रोटीन। नींद आ रही सारे है बच्चा? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का मुझे पता है आपको नींद आ रही है ना, आपको एक्चुअली लेट हो गई। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होती है? आलू, शक्कर, शहद या सारे? सभी। बिल्कुल सही है। साग सब्जी से प्राप्त क्या होती है? अब आपका क्वेश्चन आ गया। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फैट? प्रोटीन प्रोटीन। सर विटामिन। अरे साग सब्जी सॉरी विटामिन। विटामिन मैं नीचे वाला क्वेश्चन देख रही थी सॉरी। अंकुरित अनाज से क्या प्राप्त होता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? प्रोटीन अंकुरित अनाज से प्रोटीन प्राप्त होती है। प्रोटीन तो विटामिन डी मिलती है। अंकुरित अनाज से विटामिन डी मिलती है। पता नहीं सर प्रोटीन ही पता है मुझे। विटामिन प्रोटीन दोनों आती है पर क्या? सभी ने दिया ना, इसलिए विटामिन सर विटामिन। सारे से आपको प्रोटीन नहीं मिलता है। अंकुरित अनाज बोला है, स्पेसिफिक नहीं बोला है ना कि खाली आपको चना ही खा रहे हो, ऐसा नहीं बोला है ना। अंकुरित अनाज बोला है ना। प्रोटीन 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 विटामिन विटामिन। अगर इसमें खाली चना बोला होता तब तो ठीक है, चने से आपको मिल जाती है बहुत प्रोटीन वगैरह। लेकिन क्या बोला? अनाज बोला। अनाज में बहुत सी चीज आती है। विटामिन विटामिन, प्रोटीन तो मिलती ही है, लेकिन सारे से नहीं मिलते। कुछ कुछ में आपको विटामिन भी मिलती है, लेकिन विटामिन सब में मिलती है। हालांकि प्रोटीन में मिलती है। जैसे अगर चना लोगे तो उससे प्रोटीन मिल जाती है, दाल लोगे दाल से भी प्रोटीन मिल जाती है। अंकुरित अनाज से दोनों ही आपका आती है, प्रोटीन भी आती है, विटामिन भी विटामिन तो आती है, प्रोटीन भी मिल जाती है। कैल्शियम का स्रोत क्या होती है? दूध, घी, तेल या पिस्ता? दूध प्रोटीन, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होती है? केला, बथुआ, आंवला या पपीता? आंवला। आंवला रोज आंवला खाना आंवला। चाहिए। यस, बिल्कुल सही। वसा नहीं होता किसमें? तेल में, घी में, पिस्ता में या उपयुक्त में से किसी में नहीं? किसी में नहीं। किसी में भी नहीं। वसा नहीं होता, सब में वसा होता है ना। क्या हो जाएगा? किसी पिस्ता में नहीं, पिस्ता में नहीं मिल सभी जाती है। आएगा सर। किसी में नहीं होता सर, सब में वैसा होता है। हाँ, आयरन प्राप्त नहीं होता किसमें? बथुआ से, पालक से, बैगन से या इनमें से कोई नहीं? बैंगन। बैगन बैगन से प्राप्त होती है किसी आयरन, से नहीं। इनमें से कोई नहीं। डार्क होती है ना, डार्क जितनी भी होती है ना उसमें आपका आयरन मिलती है। सर आयरन पालक से मिलता है ना। आयरन पालक से मिलती है, बथुआ से मिलती है। हाँ, क्योंकि डार्क होती है ना।
कैल्शियम का स्रोत नहीं है क्या? अनाज, गाजर, आंवला, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त तो कोई नहीं। वेरी गुड। कोई नहीं। दूध से प्राप्त होती है, दूध से प्राप्त होता है फास्फोरस, विटामिन। मोस्ट अप्रोप्रिएट देना है ना। संतुलित एवं स्वस्थ भोजन में क्या होना चाहिए? संतुलित एवं स्वस्थ भोजन में होने चाहिए, इसमें ऐसे कैलोरी बोलना चाहिए था, कैलोरी छूट गया होगा। संतुलित एवं स्वस्थ भोजन में होने चाहिए कितने कैलोरी? 2320, 2340, 2360 या 2380? 2360 एग्जैक्टली। 2360। हाँ, तो यहाँ तक हमने आज किया। हम इसके बाद हम, मुझे लगता है कि काफ़ी लेट हो रहा है और आप लोग सब नींद आ रही है, कोई बात नहीं। हम अगले क्लास में बाकी क्वेश्चन उसको कर लेंगे। एक क्लास में इसका हो जाएगा और इसके बाद इसका हम इंग्लिश वर्जन करेंगे। इंग्लिश में और ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्विस्टिंग करना हो जाए, ट्विस्टिंग हो। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन ये बहुत अच्छे क्वेश्चन था। एक्चुअली ये लेवल है जो आपको नेट पे पूछे जाते हैं नॉर्मली, जो आपका एनाटॉमी का, ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये हमने किया था। और ऐसे हम और इसको सीरीज़ को पूरा करने के लिए एक क्लास और लगेगा, उसमें आपको पूरा ख़त्म हो जाएगी, फिर हम इंग्लिश में करेंगे इसको। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।